हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फाइनली नीतीश तिवारी की जो नेक्स्ट पिक्चर है छिछोरे और दंगल के बाद आज प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है, जिसका नाम है बवाल। मैं ये मूवी देख चुकी हूँ और मुझे इसकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगी एंड आई एम श्योर कि ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित की, जिसके लिए उसकी शान ही सब कुछ है। अज्जू भैया के खुद के शब्दों में कहूँ तो पनीर में पड़ने वाला वो धनिया है जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज को ऐसा बनाया है कि पूरे लखनऊ में उनके ही चर्चे होते हैं। पर अज्जू भैया से जहां पूरी दुनिया इंप्रेस है, वो खुद से ही डिप्रेस हैं। और अज्जू भैया आर्मी नासा कलेक्टर की जॉब ठुकराकर शिक्षक बन गए, जिसके रोचक किस्से पूरे लखनऊ में सुनाए जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में अज्जू अपने माता पिता के ताने सुनने वाला, अपनी मर्जी से बिना किसी ज्ञान के हिस्ट्री टीचर की नौकरी करने वाला, तरक्की करने वाले दोस्तों से जलने वाला लूजर है, जिसने झूठ और फरेब से दुनिया के सामने खुद की परफेक्ट इमेज तैयार की है। अज्जू भैया को नॉलेज किसी चीज का हो या ना हो, लेकिन वो ज्ञान हर चीज का दे सकते हैं। यहाँ हम अज्जू भैया को क्लास में तो देखते हैं, लेकिन पढ़ाते हुए नहीं। एक बच्चा बोर्ड पर लिख रहा होता है तो दूसरा बच्चा दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है, जिससे कि कोई टीचर आ न जाए। और अज्जू भैया का पपुन नाम का एक स्टूडेंट है जो बहुत ही खास है। लेकिन तभी पांडे सर नाम के एक टीचर अज्जू भैया की फोटो खींच लेते हैं और ले जाते हैं प्रिंसिपल को दिखाने। लेकिन प्रिंसिपल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अज्जू भैया ने ऐसा किया है। प्रिंसिपल को अज्जू भैया पर इतना विश्वास है कि वो पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं। जब वो बच्चा पहरेदारी कर रहा होता है तब वो अज्जू भैया से आकर कहता है कि प्रिंसिपल सर हमारी क्लास की तरफ आ रहे हैं। तभी सब स्टूडेंट बैठ जाते हैं और अज्जू भैया पढ़ाने का नाटक करने लगते हैं। बोर्ड पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ था, जो कि अधूरा था। और जब एक स्टूडेंट से उसके बारे में पूछा जाता है तो वो एकदम ठीक जवाब देता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर खुश हो जाते हैं। प्रिंसिपल का विश्वास अज्जू भैया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब रात में हम अज्जू भैया को उसके इकलौते दोस्त विपिन के साथ देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अज्जू भैया कहते हैं कि मेरे सारे दोस्त कुछ न कुछ बड़ा कर रहे हैं और मेरे पास कुछ करने को नहीं है सिवाय अपने इमेज को बनाए रखने के। अगर मैं कुछ ना भी करूं तो अपने दोस्तों के लेवल का दिख सकता हूं। वो कहता है कि मेरी नौकरी ऐसी है कि काम पर जाने का मन ही नहीं करता और घर ऐसा है कि वापस आने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसे ताने सुनाते रहते हैं। अब रात में जब अज्जू भैया घर पहुंचते हैं तो दरवाजा उसके पिता खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही वो अज्जू भैया को क्रेडिट कार्ड का बिल बताते हैं, जो कि हाई फाई था, क्योंकि इमेज को बचाने के चक्कर में अज्जू भैया ने बहुत सारे ब्रांडेड चीजें मंगवाई थी। यहाँ पर थोड़ी कहा सुनी होती है, जिसके बाद अज्जू अपने कमरे में जाता है जहाँ उसकी बीवी सो रही होती है। वो ग्लास को उठाता है और नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी वाइफ निशा हड़बड़ाकर उठ जाती है। अज्जू अपनी वाइफ से कहता है कि आज मंगलवार है और आज बेड पर सोने का नंबर उसका है। यहाँ हमें पता चलता है कि अज्जू की उसकी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती, इसके लिए हमें फ्लैशबैक स्टोरी में जाना होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो बहुत खुश रहती थी और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। उसे जॉब करनी थी और अपनी लाइफ को एंजॉय करनी थी। उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका लाइफ पार्टनर जो होगा वो बेस्ट होगा। फिर एक दिन निशा के लिए अज्जू का रिश्ता आता है। अज्जू की जैसी इमेज थी उसे देखकर निशा एकदम से फिदा हो जाती है। इसके बाद अज्जू और निशा बात करते हैं, जहां पर निशा उसे बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हालांकि 10 सालों से उसे दौरे नहीं पड़े हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं पता कि दौरे आएंगे या नहीं। तो अज्जू को लगता है कि अब निशा को दौरे नहीं पड़ेंगे, इसलिए अज्जू हाँ कह देता है। असल में अज्जू इसलिए हाँ कहता है क्योंकि निशा एक टॉपर गर्ल थी। अगर निशा उसके साथ रहेगी तो उसकी इमेज और भी बढ़ जाएगी। और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब विदाई होने वाली थी और अज्जू के घर वाले लेट हो रहे थे, इसलिए अज्जू निशा के कमरे में जाने लगता है और वहां वो निशा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त निशा को मिर्गी के दौरे आ रहे थे और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब जब वो घर लौट रहे थे तब वो सोच रहा था कि अगर सबको पता चल जाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए वो निशा को ना अपने दोस्तों से मिलवाता है और ना ही कहीं घुमाने ले जाता है। और आज तक निशा सिर्फ घर में ही है, इसलिए दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है। और अब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं हुआ। एक दिन अज्जू निशा को उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिसे सुनकर निशा अज्जू को एक थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगने के बाद अज्जू निशा से कहता है कि अगर इमेज की प्रॉब्लम नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। अब अगले सीन में निशा को मायके जाना था और अज्जू वहां भी उसे छोड़ने के लिए नहीं जाता। वो बहाना बना देता है, क्योंकि पिछली रात से ही अज्जू का दिमाग खराब था और वो स्कूल जाकर भी किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट उठता है और उससे हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ सवाल करने लगता है,
जिस पर अज्जू बच्चे से कहता है कि ये सवाल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा जिद करने लगता है, जिस पर अज्जू उस बच्चे को थप्पड़ लगा देता है और चुपचाप बैठने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है निशा की तरफ, जो अपने मायके में होती है, जहाँ पर निशा की माँ उसे देखकर समझ गई थी कि निशा अज्जू के साथ खुश नहीं है। इस पर निशा ने भी अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया था। अब निशा की माँ कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो डाइवोर्स ले सकती हो, लेकिन निशा कहती है कि मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना है। अब पांडे सर और अज्जू को एक टॉयलेट में देखते हैं, जहां पर पांडे सर अज्जू से कहते हैं कि कम से कम सोच समझकर तो थप्पड़ मारा होता, क्योंकि जिस बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा है वो यहाँ के एमएलए का बेटा है। ये बात सुनने के बाद अज्जू पूरी तरह से डर जाता है और घर पर भी परिवार वाले इस टेंशन में होते हैं कि एमएलए कुछ कर न दे। अज्जू के पापा कॉल करके कुछ सोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर निशा अपने मायके से वापस आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर हम अगले दिन एमएलए को देख पाते हैं, जो कि स्कूल में पहुंच जाता है और यहाँ पर अज्जू एमएलए से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पर एमएलए प्रिंसिपल से कहता है कि एक कमेटी बैठाओ और सभी टीचरों के साथ बैठकर ये डिसाइड करो कि ये आदमी इस स्कूल में पढ़ाने लायक है कि नहीं, लेकिन तब तक के लिए ये आदमी स्कूल से सस्पेंड रहेगा। और अब 1 महीने के लिए अज्जू सस्पेंड कर दिया जाता है। अज्जू बाहर आता है तो उसकी इमेज पर तो फर्क पड़ा था, क्योंकि सभी लोग आकर देख रहे होते हैं। अज्जू को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब उसकी इमेज खराब होने वाली है। इसलिए जब वो अपने दोस्त विपिन के साथ ड्रिंक कर रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा सैड था और अज्जू विपिन से कहता है कि अब माहौल बनाने का समय आ चुका है और माहौल ऐसा बनाओ कि कोई रिजल्ट के बारे में पूछे ही ना। ये बात बोलकर वो एक क्रिकेट मैच का जिक्र करता है और कहता है कि 4 साल पहले मैच के शुरू होने से पहले हमने अपनी इमेज बना ली थी, ग्राउंड बनवाए, लाइट्स लगवाई और अपनी खूब हाइप बना ली थी। और अज्जू अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने कितने रन बनाए थे, जिस पर विपिन कहता है कि शायद आपने 70 से 80 रन बनाए थे। लेकिन अज्जू उसे कहता है कि मैंने सिर्फ 5 रन बनाए थे। लेकिन जो माहौल बनाया था उस माहौल को देखकर सभी को अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैंने 70 रन ही बनाए होंगे, क्योंकि ऐसा माहौल बनाने के बाद रिजल्ट कोई नहीं देखता। अब अज्जू कहता है कि माहौल बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है इसे सोचना पड़ेगा। और अब अज्जू अपने चहीते स्टूडेंट पोपिन से मिलता है और पोपिन उसे कहता है कि आपके पीरियड में तो सभी बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जो पढ़ाने वाले थे अब उसकी जगह पर गेम खिलाया जाता है। ये सुनकर अज्जू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं इस महीने अपने बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी इफेक्ट पड़े। और अब मैं यूरोप जा रहा हूँ, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, और वहां जाकर मैं बच्चों को लाइव क्लास देकर वीडियो के द्वारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं बच्चों का लॉस नहीं कर सकता। अज्जू ने खुद के पैसों से टिकट भी खरीद ली है और यूरोप ट्रिप का जो खर्च है वो 3,20,000 का होने वाला है। और अब अज्जू विपिन से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो नौकरी तो आज ही छोड़ दे, लेकिन अगर उसे निकाल दिया जाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वो यूरोप जाकर बच्चों को लाइव क्लासेस देगा तो उसकी इमेज और भी ज्यादा चमक जाएगी और एक माहौल बन जाएगा। लेकिन परेशानी ये है कि वहां जाने के लिए उसके पास पैसों की कमी है। अब वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है और अपने पिता को कहता है कि आज तक मैं निशा को कहीं घुमाने नहीं ले गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निशा को यूरोप घुमा कर लाऊं। और अब रात को जब अज्जू के माता पिता सो रहे थे तो अज्जू की माँ उसके पिता से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अज्जू हमें बेवकूफ बना रहा है, जिस पर अज्जू के पिता कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अगर इससे अज्जू और निशा के बीच की दूरियां खत्म होती है तो ये सौदा बुरा नहीं है। और अब यूरोप टूर की बात निशा अपनी माँ से भी बताती है और वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि अज्जू ऐसे काम कभी नहीं करता था। जिसके बाद अज्जू के पिता पैसों को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं, जहां पर उसके पिता सभी को बताते हैं कि मेरा बेटा यूरोप जा रहा है बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने के लिए। अज्जू की माँ ने निशा को भी कुछ यूरो दिए थे निशा के खर्चे के लिए। और अब अज्जू घर आता है तो निशा बहुत खुश होती है और अज्जू के गले लगने लगती है और उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी अज्जू कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि तुम यूरोप नहीं जा रही हो, बल्कि मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ सिर्फ एयरपोर्ट तक चलोगी, वहां से तुम अपने घर चली जाओगी। वो इसलिए कि अगर मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक लेकर नहीं गया तो घर वाले मुझे पैसे नहीं देंगे। ये सुनने के बाद निशा बहुत दुखी होती है और उसे उसकी माँ की तलाक वाली कही बात याद आती है। तभी निशा अपने सामान की पैकिंग करने लगती है और अज्जू से कहती है कि मैं यूरोप जाऊंगी, क्योंकि पैसे मेरे सास ससुर दे रहे हैं, ना कि तुम, और तुम्हें चलना है तो चलो, क्योंकि मैं तो जाऊंगी। जिस पर अज्जू को निशा को यूरोप ले जाना पड़ता है और वो दोनों माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जहां पर अज्जू की मुलाकात कल्पेश नाम के लड़के से होती है,
जो कि कुछ खाने के पैकेट्स अज्जू को देकर पीछे पास करने के लिए बोलता है। और अब ये दोनों यूरोप पहुंच जाते हैं और एक ऑफिसर के सामने से गुजरता है तो वो उनसे गुड मॉर्निंग बोलता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर अज्जू को उसका सामान चेक करने के लिए अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर ऑफिसर उसके सामान को चेक करते हैं, लेकिन अज्जू को पता चल जाता है कि ये तो उसका बैग है ही नहीं। और उन्हें मालूम चलता है कि ये लगेज तो कल्पेश का है, क्योंकि दोनों के बैग सेम थे। लेकिन अज्जू यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, नहीं तो सामान तो जब्त होता ही और उसके साथ बहुत सी लीगल कार्रवाई से गुजरना पड़ता। चेकिंग पूरी होने के बाद अज्जू बैग को लेकर कल्पेश की तरफ भागने लगता है, लेकिन तब तक कल्पेश जा चुका था। अब यहाँ पर अज्जू कल्पेश की चीजों को चेक कर रहा होता है, जिसमें कि रंग बिरंगे कपड़े और खाने की चीजें थी, जिसे देखकर अज्जू को बहुत बुरा लगता है। अब एक होटल में पहुंचने के बाद अज्जू तैयार था अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस से वीडियो बनाता है और उसके बच्चे उसकी वीडियो को देख रहे थे, क्योंकि सभी को इंतजार था कि अज्जू सर यूरोप से वीडियो बनाएंगे। और अब अज्जू वीडियो में बताता है कि कल वो म्यूजियम जाने वाला है, जहाँ पर वो बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताएगा। आगे हम देखते हैं कि अज्जू कल्पेश के कपड़े पहन कर आता है, जो कि उसे ठीक से फिट भी नहीं हो रहे थे। और उधर कल्पेश जो कपड़े पहनता है उसे ये सारे कपड़े बहुत ही अजीब लगते हैं। वो कहता है कि ऐसी प्लेन टी शर्ट भी कोई पहनता है। यहाँ पर निशा अज्जू के साथ घूमने का प्लान बनाए बैठी थी, लेकिन अज्जू को निशा के साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो कहता है कि मैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने के लिए म्यूजियम जा रहा हूँ, जिस पर निशा नाराज होकर अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ती है। और अब अज्जू म्यूजियम पहुंचता है और 10 यूरो का एक टिकट खरीदता है, लेकिन 50 यूरो वाले पोस्टर के साथ वो वीडियो बनाता है और बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 50 यूरो की टिकट ली है। जिसके बाद वो अंदर जाकर म्यूजियम में बैठ जाता है, जहाँ पर वो वहाँ की ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए जा रहे थे, जिसे देखकर अज्जू बहुत ही बोर हो रहा था और अज्जू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ निशा अकेले ही इंजॉय कर रही थी, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी और वो बहुत खुश थी। निशा ने काफी शॉपिंग भी की थी और उसने अपना एक स्केच भी बनवाया था। और दूसरी तरफ अज्जू पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि म्यूजियम वाले उसे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब सॉन्ग खत्म हुआ तब तक अज्जू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था और अब अज्जू कुछ खाना चाह रहा था, लेकिन कोई भी चीज 8 या 10 यूरो से कम की नहीं थी, जो कि इंडियन रुपीज में काफी महंगी थी। इसलिए यहाँ से वो चला जाता है और कल्पेश की पैंट और शर्ट उसे फिट नहीं हो रही थी, इसलिए वो पैंट शर्ट खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर उसे 100 यूरो से कम के कोई भी कपड़े नहीं मिल रहे थे। इसलिए वो यहाँ से सिर्फ एक अंडरवेयर खरीदता है और अपने होटल में वापस आ जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि निशा काफी सारी शॉपिंग कर रखी थी और वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि निशा यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही है। और वो निशा के मोबाइल को चेक करता है, जिसमें उसने अच्छी अच्छी सेल्फी ली होती है। और जैसे ही निशा वापस आने वाली होती है तो उसके फोन को रखकर लेट जाता है और निशा से कहता है मैंने बहुत ही इंजॉय किया। लेकिन निशा उसे देखकर समझ गई थी, जिसके बाद अज्जू निशा को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। और अब वो निशा से कहता है कि क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम्हें इंग्लिश भी अच्छे से आती है और ये अनजान देश है, और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा। तब निशा यहाँ पर अज्जू से कहती है जब लड़की की शादी होती है तो ससुराल भी उसके लिए एक नए देश की तरह होता है और उसका आखिरी सहारा उसका पति होता है, लेकिन वो सहारा तुम कभी भी नहीं बनी। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब इस पर अज्जू को कुछ फील तो होता है और अगले दिन वो घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर अज्जू ने कल्पेश की चमचमाती हुई शर्ट पहनी थी। सबसे पहले वो दोनों आईफल टावर के पास जाते हैं, जहाँ पर निशा उसे बताती है जब हिटलर ने पेरिस पर हमला किया था तब यहाँ के सभी लोग भाग गए थे, वो इसलिए क्योंकि वो इस खूबसूरत शहर को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये व्यू भी हिटलर कभी नहीं देख पाया था, क्योंकि हिटलर ने जब अटैक किया था तब यहाँ की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था ताकि कोई भी ऊपर ना आ पाए। अब जो बात निशा ने अज्जू को बताई थी, अज्जू ने ये सारी बातें वीडियो के द्वारा बच्चों को बता दी। सभी बच्चे इन वीडियो को देखकर सीख रहे थे और यहाँ तक कि एमएलए भी इन वीडियोस को देखा करता था। जिसके बाद हम अज्जू और निशा को एक जगह पर देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों एक साथ में फोटो खिंचवाना चाहते थे और एक आदमी से फोटो खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी उनका मोबाइल लेकर भाग जाता है और अज्जू उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन निशा शॉर्टकट से उस चोर के आगे आ जाती है और वो मोबाइल छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। अज्जू की माँ निशा के पास कॉल करती है और उससे अपने कंगन के बारे में पूछती है, जिससे निशा कहती है कि वो मेरी अलमारी में रखे हैं। और अब यहाँ पर एमएलए को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल आता है, क्योंकि उसे मालूम चला था कि स्कूल वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इस बात पर वो स्कूल के प्रिंसिपल को डांटता है और कहता है कि अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। और इधर अज्जू की माँ जब अलमारी को खोलती है तो उसमें से एक लेटर मिलता है और वो लेटर कुछ और नहीं बल्कि डाइवोर्स नोटिस था। ये देखकर अज्जू के माता पिता पूरी तरह से डर जाते हैं और अब वो दोनों निशा के माता पिता के घर जाते हैं और उन्हें इस डाइवोर्स नोटिस के बारे में बताते हैं। और दोनों फैमिली इस बात पर राजी होती है कि पहले दोनों को यूरोप ट्रिप से वापस आने दो,
क्योंकि बीच में हमने कुछ कहा तो वो दोनों वहाँ पर कुछ गलत ना कर लें, क्योंकि दोनों एक अनजान देश में हैं और वहाँ उनका कोई भी सहारा नहीं है। और अब निशा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर हिटलर ने अटैक किया था और यहीं पर हजारों सैनिक मारे गए थे। ये सारी चीजें ऑडियो बुक के द्वारा निशा सुन रही होती है, जिसके लिए उन्होंने 5 यूरो दिए हैं। सुनने के बाद निशा काफी इमोशनल भी हो जाती है। अज्जू के पूछने पर निशा उसे अपना हेडफोन दे देती है और जब अज्जू हेडफोन लगाकर सुनता है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील होता है, क्योंकि उसे मालूम चलता है कि इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो कि 15-16 साल के थे। कई लोग पहली बार लड़ रहे थे और कई लोग आखिरी बार, और 1 घंटे के अंदर ही हिटलर ने इन सभी सोल्जर्स को मार गिराया था। ये सोल्जर्स शहर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि हिटलर शहर में ना घुस पाए। और अब अज्जू अपनी वीडियो में बता रहा होता है कि टीवी में वॉर के बारे में बताना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परिणाम तो वही जानता है जिसने वॉर लड़ी हो या फिर देखी हो। इन सभी सोल्जर्स की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इन्हें भुलाया ना जाए और इन्हें इसलिए याद ना किया जाए कि एग्जाम में आएगा। और अब निशा उसे पूछती है कि तुम्हें अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों है, जिस पर कि अज्जू उसे कहता है कि तुम सभी लोग टॉप क्लास के हो और मैं एवरेज टॉप तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं टॉप दिख सकता हूँ। और कहता है कि मैं सब्जी का वो धनिया हूँ जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी इमेज पनीर जैसी बनाई है ताकि मैं तुम लोगों के साथ बैठूं तो तुम लोगों से कम ना लगूं। और तभी विपिन का कॉल अज्जू के पास आता है और वो बताता है कि एमएलए का दिमाग खराब हो गया है और जो तुम वीडियोस डाल रहे हो उनकी वजह से तो और ज्यादा बौखला रहा है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सब सुनने के बाद अज्जू को डर लगने लगता है और वो निशा से कहता है कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, लेकिन निशा उसे कहती है कि तुम जरूर कुछ अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से एमएलए तड़प रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस काम को पूरा करो। और फिर एक दिन अज्जू को कल्पेश मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से अपना लगेज मांगने लगते हैं, लेकिन कल्पेश अपना बैग अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के आया था। लेकिन दोनों चाहते हैं कि कम से कम एक जोड़ी कपड़ा तो अदला बदली करें, जिस पर वो दोनों ने जो कपड़े पहने होते हैं वो अदला बदली कर लेते हैं और अपने कपड़े पहनकर कल्पेश बहुत नाचता है क्योंकि ये उसके फेवरेट कपड़े हैं। अज्जू और निशा एक होटल में जाते हैं जहाँ का लिफ्ट खराब था और ये ऊपर वाले फ्लोर पर ठहरे थे और इनके पास भारी भरकम बैग होते हैं, जिस पर अज्जू कहता है कि मैं ले आऊंगा। और अब सीढ़ियों से चढ़कर अज्जू पूरी तरह से थक जाता है। निशा उसे पानी देती है और खाना बनाकर खिलाती है, जिसे देखकर अज्जू को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ये दोनों एनी फ्रैंक के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि 11 साल की उम्र में एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखना शुरू किया था और जर्मन यहूदियों को ढूंढकर मार रहे थे। तब एनी फ्रैंक और उसके परिवार वाले एक खुफिया कमरे में छुप गए थे, जहां पर नीचे एक वेयर हाउस था जिसके खुलने से पहले उन्हें सारे काम करने पड़ते थे। जैसे ये वेयर हाउस खुल जाता था उसके बाद यहाँ कोई भी आवाज नहीं करते थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये खुश थे। और निशा और अज्जू के पास सब कुछ है, फिर भी ये दोनों खुश नहीं हैं। अज्जू ये स्टोरी वीडियो के द्वारा बच्चों को भी बताता है। एनी फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी, जिसके बावजूद उसने मुश्किल हालातों में डायरी लिखना बंद नहीं किया। एनी फ्रैंक तो नहीं बच पाई, लेकिन उसकी डायरी बच गई थी और उसकी डायरी की वजह से वो आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है। और निशा ने ये सारी चीजें महसूस की थी। अज्जू निशा से कहता है कि अगर ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो तुम क्या करना चाहोगी, जिस पर निशा उससे कहती है कि मैं कोई महंगी सी ड्रेस पहनकर किसी क्लब में जाकर बियर पीना चाहूंगी, जिस पर अज्जू उसे एक खूबसूरत ड्रेस दिलाता है। और अब वो लोग एक क्लब में जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों बियर पीते हैं। बियर पीते पीते वो दोनों एक दूसरे को फेवरेट चीजें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आदतें उनके बीच मैच नहीं करती, जिस पर निशा अज्जू से कहती है कि कभी कभी मैच होना जरूरी नहीं होता, बस साथ रहना जरूरी होता है। और आगे हम इन दोनों को एक रोमांटिक डांस करते हुए देखते हैं और इसकी एक वीडियो भी बन रही होती है। और अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब अज्जू भी कहीं ना कहीं निशा को पसंद करने लगता है। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर निशा वही डांस वाली वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है। वो दोनों साथ में बैठकर जब बात कर रहे होते हैं तभी विपिन का कॉल आता है और वो अज्जू से कहता है कि तुम्हारा रोमांटिक डांस देखकर पूरे लखनऊ में हलचल मच गई है। सभी को ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गए हो। ये सुनने के बाद अज्जू तुरंत ही निशा के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है। यहाँ पर निशा अज्जू को झूठी इमेज के बारे में बोलने लगती है, जिस पर कि अज्जू निशा पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं मिला और लाइफ पार्टनर भी मिली तो वो भी डिफेक्टेड। ये सुनने के बाद निशा बहुत ही निराश हो जाती है और अब अज्जू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये एहसास होने लगता है कि उसकी झूठी इमेज कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाली। और वो हिटलर की फोटो के सामने खड़ा होकर एक बात सोचता है कि झूठ और दिखावे के सहारे जो इमेज बनती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती। ये हमें हिटलर की लाइफ से भी सीखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर हिटलर की मौत हुई थी वहां पर सिर्फ एक कार ही पार्क है, क्योंकि एंड में तो लोग सिर्फ सच ही याद रखेंगे। जिसके बाद अज्जू कल्पेश के पास कॉल करता है। वो दोनों अपना लगेज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और फिर साथ में एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ चीजें देख रहे होते हैं।
उन्हें यहाँ पर एक बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर कल्पेश कहता है कि इस छोटे से बैग में कोई क्या चीजें रख सकता है। जिस पर कि अज्जू उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे हो इस बैग में रखने के लिए, तो तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम्हें इसमें क्या रखना है। कल्पेश अज्जू से कहता है कि अगर तुम्हारे पास आधे घंटे हो तो तुम इसमें क्या क्या रखोगे। जिस पर कि अज्जू वर्ल्ड वॉर 2 में उस समय क्या हुआ था उस चीजों को महसूस करने लगता है, जिसमें कि अज्जू के बैग में जूते होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मेरे माता पिता की एक फोटो होना चाहिए, और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि इसमें निशा की भी एक फोटो होनी चाहिए। इस बैग की तरह ही अज्जू की लाइफ भी है। उसके पास दिखावे के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसकी लाइफ में अपने माता पिता और अपनी पत्नी की जगह नहीं है, जबकि इनका होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद अज्जू निशा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे एक बार माफ कर दो। जिसके बाद वो दोनों एक आखिरी जगह घूमने जाने लगते हैं, क्योंकि अब यूरोप ट्रिप के बस 3 दिन बचे थे। और अब अज्जू अपने पिता के पास फोन करता है, जहां पर कि वो अपने माता पिता को बताता है कि वो 3 दिन बाद वापस लौटेंगे। अब निशा और अज्जू ऑस्टिस नाम की एक जगह पर जाते हैं, जहां पर हिटलर ने 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा था। इनके पास खाने को बस इतना था जिससे वो अपनी भूख भी नहीं मिटा पाते थे, सिर्फ जिंदा रह सकते थे। पूरे दिन में पानी भी आधा लीटर मिला करता था, और यहाँ पर 13 लाख लोगों में से 11 लोग मर गए थे, और यहाँ पर किसी भी चीज के इनकार के लिए सिर्फ मौत की सजा थी। और अब ये एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन 13 लाख लोगों में से एक इंसान बच गया था। वो अपनी आप बीती इन सबको बताता है, और ये स्टोरी कहीं न कहीं अज्जू और निशा की कहानी से भी मैच होती है। वो कहता है कि मेरी पत्नी से मेरी कभी नहीं बनती थी, हालांकि मैंने उसे कभी मारा नहीं, पर मैंने कभी उसे अपना अटेंशन भी नहीं दिया। जो प्यार वो डिजर्व करती थी मैं उसे कभी नहीं दे पाया। और एक दिन जब हम हिटलर के कैद खाने में पहुंचे, तब उसे एक ही बात परेशान करती थी कि जब वो सुबह सोकर उठता था तब उसे उठते ही अपनी पत्नी का चेहरा देखने को नहीं मिलता था। पूरे दिन में 23 घंटा इंतजार करने के बाद 1 घंटा मिलने के लिए दिया जाता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी, और कहीं न कहीं उसे भी मालूम था कि वो अब नहीं आएगी, क्योंकि उसे हिटलर के सैनिकों ने मार दिया था। अब आदमी कहता है कि इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो उसे बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ इंडिया में प्रिंसिपल जो वो अज्जू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, इसलिए एमएलए अज्जू की क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी बच्चों को एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। और यहाँ अज्जू और निशा एक ऐसे चैम्बर में जाते हैं जहाँ पर हिटलर लोगों को काम के दौरान लाता था, और जो लोग बीमार और बेकार हो जाते थे उन्हें वो एक गैस चैम्बर में डालकर मार दिया करता था। ये सब सुनकर अज्जू इन सब चीजों को महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, और अब ये देखकर अज्जू बहुत घबरा जाता है और निशा के पास जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसका ख्याल रखता है और सभी को बताता है कि ये मेरी बीवी है। कुछ समय बाद निशा ठीक हो जाती है और अब अज्जू निशा का ख्याल रखने लगता है। रात का खाना भी खुद बनाता है। अब घर जाने का टाइम आ चुका था और निशा और अज्जू पूरी तरह से एक साथ हो चुके थे। अब दोनों इंडिया पहुंच जाते हैं और निशा अज्जू से कहती है कि वो अपने मायके ना जाकर अपने ससुराल जाएगी, जिस बात को अज्जू सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। जब दोनों अपने घर पर जाते हैं तो अज्जू के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और यहाँ पर अज्जू ने यूरोप ट्रिप में जो पैसे बचे हुए थे वो अपने पिता को वापस कर दिए थे, जो कि उसने पहली बार किया था। और अब अज्जू निशा से कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम जॉब भी कर सकती हो और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जिसके बाद अब अज्जू स्कूल जाता है, जहाँ पर ये फैसला लेने वाले थे कि अज्जू स्कूल में रहेगा या नहीं। लेकिन उससे पहले अज्जू उनसे कहता है कि मैं बहुत ही बेकार टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी भी मन लगाकर नहीं पढ़ाया, मैं हमेशा उन्हें मार्क्स बढ़ाकर दिया करता था ताकि कभी कोई फेल ना हो और मेरी इमेज बरकरार रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों में मैंने पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ये 15 दिन पुरानी गलतियों को नहीं सुधार सकते, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ। और कहता है कि मैं इस स्कूल को छोड़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर एमएलए बोलता है कि मैंने सभी बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था और उस सरप्राइज टेस्ट में सभी बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तब एमएलए उस लेटर को फाड़कर फेंक देता है और अज्जू अब बाहर जाता है तो सभी बच्चों की आंखों में अपने लिए इज्जत देखता है, और यही दरअसल में एक असली इमेज है। और यहाँ पर निशा भी आई हुई थी। अज्जू निशा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद से निशा और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं और अज्जू ने निशा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों ये थी फिल्म बवाल की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।